नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। मैं सैयद कुदरतुल्लाह कादरी करनूल और करनूल के बाहर की चंद खबरों के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। पहली अहम खबर यह है कि उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की वर्धंती के मौके पर यानी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उय्यालवाड़ा सहाया समिति यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उय्यालवाड़ा के नाम से एक कैंप में फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस कैंप का इफ्तिताह रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने किया। इस मौके पर बहुत सारे लोगों को जो है मुफ्त तशख़ीस की गई और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने बताया कि ये काफ़ी अहम पहल है। इस मौके पर उन्होंने कई सारे लोगों को जो है मुलाकात की और ये वादा किया कि उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी का जो नाम है वो उजागर रखा जाएगा और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। आप देखिए ये रिपोर्ट। ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం మన కర్నూలు నగరంలో ఏ క్యాంప్ మాంటెసరీ స్కూల్లో పెట్టడం జరిగింది. దానికి కిమ్స్ హాస్పిటల్ మరి అలాగే హిమాలయ వాళ్ళు సహకారం అందించడం జరిగింది. పూర్తిగా కార్డియాలజీ నుంచి ఆర్థోపెడిక్స్ వరకు జనరల్ మెడిసిన్ ఇలా ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి వందలాది మంది ఈరోజు ఫ్రీ క్యాంప్ని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. నేను కూడా నా బీపీ కూడా చూపించుకోవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా 40 ఏజ్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మెడికల్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటూ ఉండాలా, జాగ్రత్తలు పడాలా. ఎందుకంటే ఎంతో స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్తో మనం అందరము ఉంటున్నాము. అలాగే మన స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో కూడా ఎక్సర్సైజ్, యోగా అనేవి కూడా మనకు చాలా ముఖ్యము. అలాగే ఫుడ్ ఏదైతే మనం తింటున్నామో అది కూడా ఎంతో అంతో మనకు చెడు చేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఆలోచించుకొని చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మరి పెద్దవాళ్ళకు నుంచి మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్ వరకు కూడా చాలామంది ఈరోజు వచ్చి ఈ వైద్య సేవని ఉపయోగించుకున్నారు. మరి సేవా సమితికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుపుకుంటూ అలాగే 22వ తేదీన వర్ధంతి కార్యక్రమం కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున భారీ ఎత్తున ఈ సేవా సమితి చేస్తామని చెప్పడము ఆయన చేసిన త్యాగానికి మనము చేస్తున్న ఆయనకు గుర్తింపుగా ఆయనకు స్ఫూర్తితో చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఒక నివాళిగా ఒక స్ఫూర్తిగా ఎప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉంటాయని చెప్పి తెలుపుకుంటూ వాళ్ళకందరికీ మరొకసారి అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. दूसरी अहम खबर हम जैसे कि बता रहे हैं कि रियासत आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी अपने कदम मजबूत करती नज़र आ रही है। कई मिनिस्टर्स बार बार करनूल और आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के कायदीन भी काफ़ी चुस्ती फुर्ती के साथ काम कर रहे हैं। इसी के एवज कम्युनिकेशन मिनिस्टर देवर्षिन चौहान ने जो है करनूल का दौरा किया, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बजट पर काफ़ी तफसीली रोशनी डाली और बताया कि मोदी ने जो गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इस किस्म का बजट पिछले कई सालों से
देखा नहीं गया था जब कांग्रेस दौरे इक़्तिदार थी। उन्होंने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 42,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है और ज़िला करनूल के लिए काफ़ी अहमियत उसमें दी गई है। आप देखिए ये रिपोर्ट। हुए अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ हाल ही में भारत सरकार के यशस्वी तपस्वी पंत प्रधान, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने जो इस साल का बजट पूरे भारतवर्ष के सामने रखा है, उसकी कुछ बातें, कुछ अंश मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 8 साल से, करीब 8.5 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, एनडीए की सरकार गवर्न कर रही है। तब पिछले 8-9 सालों में जो बदलाव इस देश ने अनुभव किया है, उस अनुभव के साथ और इस साल का बजट की मैं कुछ बात करने वाला हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी बजट आता है तब बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है और इस इकोनॉमिक सर्वे वो आधार होता है बजट के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में वो बात होती है जो फंडामेंटल बात होती है, जो इस देश के लिए आवश्यक होती है। मैं आप सबको बताते हुए अत्यंत गौरव अनुभूति कर रहा हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी में, इस पैंडेमिक ने रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध की स्थिति में देश में नहीं लेकिन विदेश की जो हालत है उसकी बात करने चाहूँ तो मैं आपको बताऊं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रोते रोते हुए अपने देश में रिज़ाइन किया है। 1 साल पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है, नया प्राइम मिनिस्टर आया। ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ तक कि भारत के सराउंडिंग्स जो देश हैं, श्रीलंका ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, हमने देखा है कि पाकिस्तान भी अभी बैंकरप्ट की दिशा में चल रहा है। पाकिस्तान की हालत भी खराब है। बांग्लादेश भी उसी दिशा में जा रहा है। अफ़गानिस्तान का तो हालत हम देख रहे हैं। एक तरीके से पूरे विश्व में मंदी का माहौल है, रिसेशन का माहौल है। तब वर्ल्ड की रेप्यूटेड मॉनिटरिंग करने वाली जो प्रतिष्ठा जिसके साथ है, वैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों ने ये बताया है, IMF जैसी एजेंसियों ने बताया है, वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियों ने बताया है कि ये स्थिति में, प्रेजेंट सिनेरियो में भारत एक ब्राइट स्पॉट है। भारत आने वाले समय में इकोनॉमी में ग्रो करेगा। इसका कारण ये है कि जो 8-8.5 साल में जो सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चली, उस सरकार ने जो डिसीज़न अपने देश के लिए किए, इसके कारण ही आज पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोगों को ये लगता है कि इकोनॉमी भारत की इससे भी आगे जाने वाली है। इसका अगर कोई मेन रीज़न है तो मैं 4-5 बातें आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के सूत्र के साथ चल रही है। हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। हम किसी एक वर्ग की या एक क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष में
गरीब की उत्थान के लिए काम करेंगे, हम किसान के लिए काम करेंगे, हम मजदूर के लिए काम करेंगे। हम किसान, गरीब, मजदूर के साथ साथ इस देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसकी भी बात करेंगे। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास हो, उसके लिए हमने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। और ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे काम करती है, उसका उदाहरण भी हमने दिया है। हमने डिजिटल इंडिया का मॉडल तैयार किया है, हमने आधार, हमने जैम, और इसके साथ साथ भी हमने इस देश में जनधन अकाउंट करीब आज के डेट में 48 करोड़ के जनधन अकाउंट, जिसके पास विदाउट सिंगल कॉइन हमने अकाउंट ओपन किया है। वो गरीब जो कभी देखता था, बैंक देखता था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ये बैंक मेरे लिए नहीं है, वो बैंक गरीब के घर तक गया और आज गरीब के पास अकाउंट भी है और गरीब का सोशल बेनिफिशरीज का जो पैसा है करीब 27 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीब के अकाउंट में जाता है। हमने फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया है। ये हमने प्राइवेट और फार्मर्स को भी जोड़ा है और फार्मर्स को मार्केटिंग के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो भी हमने किया है। गरीब किसान की जो उपज है उसका 1.5 गुना उसको MSP मिले, वो हमने सुनिश्चित किया है। हमने गरीब किसान को हर महीने किसान सम्मान निधि देने का, पूरे भारतवर्ष में 11.5 करोड़ किसान को ये किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आज हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज ये जो बने हैं वो 2000 पहले की तुलना में बहुत अति गति से बन रहा है। पोर्ट की दिशा में बात करते हैं, वाटरवेज की बात कर रहे हैं, हम भारत में बनी हुई वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं। भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का है, वाटरवे का है, फ्रॉटवे का है, रेलवे का और एयरपोर्ट का है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इन्वेस्ट किया है। और इस बजट में ये सफलता को देखते हुए हमने 33% हाइक किया है और करीब 10 लाख करोड़ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का डिसीजन किया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा, लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो मार्केट में आएगा और मार्केट में आएगा तो इकोनॉमी रन करेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। आज हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम एजुकेशन, जो ड्रॉप रेट पहले कभी 2014 से पहले मोर देन 10% था, आज 2.7% पूरे भारतवर्ष में है। हर प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का, नई यूनिवर्सिटी बनाने का, और ऐसे सेक्टर की जहाँ किसी ने सोचा ना हो, ऐसे सेक्टर में हमने यूनिवर्सिटी बनाई। आज ओवरऑल भारत का जो विकास हुआ है और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत में ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसी को देखकर आज भारत ब्राइट स्पॉट इसलिए है कि सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है और भारत में कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। हम पहले स्टार्टअप बात कर रहे थे। शुरू में जो स्टार्टअप करीब 10 साल पहले ये स्टार्टअप केवल 400-500 था, आज 97,000 स्टार्टअप हैं, मोर देन 100 यूनिकॉर्न हैं और इसी के कारण फॉरेन से पैसा भी आ रहा है। तीसरी खबर यह है कि तेलुगुदेशम पार्टी दफ्तर में सोमिशेट्टी वेंकटेश्वरलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने नारा दिया कि सैको हुकूमत को हटाओ और बाबू को लाओ। यानी उनका यह कहना था कि जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त देकर चंद्रबाबू नायडू को अगर दौरे हुकूमत में लाया जाए तो यकीनन रियासत आंध्र प्रदेश तरक्की करेगा। ये सोमिशेट्टी वेंकटेश्वरलू का कहना था। आप देखिए ये रिपोर्ट। సైకో సైకిల్ కావాలి సైకిల్ కావాలి
మీద పడి మమ్మల్ని రక్షించండి మహానుభావ, నా పని అయిపోతుంది లేకుంటే ఈ విధంగా ఎన్ని రోజులు తప్పించుకుంటారు? తప్పించుకోనికి వీలు లేదు ఇవాళ. అందుకనే సిబిఐ వారు స్పీడ్ పెంచండి. మేము అప్పుడే చెప్పాం, 15 రోజులు టైం ఇస్తున్నాం. ఇది ప్రజల కోరిక, మా కోరిక కాదు. ప్రజలంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. సొంత చిన్న అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు తన సొంత చెల్లి అని చెప్తుంది షర్మిల. తన జగన్మోహన్ తల్లి చెప్తా ఉంది, ఇది నిగ్గు తేల్చండి తొందరగా. వివేకానంద హత్య చాలా దారుణం. ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి సొంత సోదరుడు, తండ్రి ఎంతనో చిన్న పిల్ల తండ్రి కూడా అంతే. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఇలా గమనించాలి. ఒక నాటకం 4 సంవత్సరాల నాటకం ఆడినాడు, పాదయాత్ర నాటకం ఆడినాడు. ఈ నాటకాలకు పోలీస్ స్టాప్ పెట్టాలంటే ఇప్పుడు కదా తెలుసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రానికి అవసరమా కాదా? అందుకనే ఈరోజు పాదయాత్ర మా నాయకుడు మా లోకేష్ బ్రహ్మాండంగా పోతున్నాడు, బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. అది అక్కసు అది ఏడుస్తున్నారు. వైకాపా వాడు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు కుట్ర పన్నాడు. చిత్తూరు జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా అది హిట్ కాకూడదు, ఫెయిల్ చేయాలనేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆయనకు పర్మిషన్ లేకుండా చేసి నానా హింసలు పెడుతున్నారు. మైకి లేదు, లాస్ట్కు మైకు లేకుంటే స్టూల్ మీద నిలబడి మాట్లాడుతుంటే స్టూల్ కూడా ఇచ్చారు. మీరు ఎన్ని కుట్రలు పొందినా ప్రజల యొక్క బలం మా పార్టీకి ఉంది. మా లోకేష్ మొండోడు, మా లోకేష్ అనుకుంటే ఎవరిని లెక్క చేయడు. ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. నీ కుట్రలు ఏం చేయాలో, ఆ కుట్రలు ఏ విధంగా ఛేదించాలో మా లోకేష్ బాగా తెలుసు. నీ చరిత్ర అయిపోయింది, ఇంకా మోసం చేసి చరిత్ర అయిపోయింది. ఈ మోసాన్ని బట్టబయలు చేసి ప్రజలకు తెలియజేసి మీకు మీ పార్టీకి పోలీస్ స్టాప్ పెట్టే విధంగా ఇవాళ మా లోకేష్ పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు. అందుకనే చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వ్యక్తి మనం పోగొట్టు దురదృష్టకరం. ఇప్పటికైనా అర్థం చేసాడు ప్రజానీకం. సొంత చిన్నాయన చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు వరకు తేల్చకుండా ఇవాళ తన తమ్ముడిని రక్షించనీక ఇవాళ రాష్ట్రంలో మోసాలు చేసి కోడికత్తి కేసు కూడా ఇంతవరకు తేల్చకుండా మిమ్మల్ని నమ్మించి ఓటు వేయించుకొని ఒక్కసారి గెలుచుకున్నటువంటి మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి మనకు అవసరమా? అందుకని ఈ వ్యక్తిని వెంటనే అట్ర ప్లాన్ చేయాలి. మనం చిత్తుగా ఓడించాలా. చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి చంద్రబాబు నాయుడు తెచ్చుకుందాం. మళ్ళా వీళ్ళు చేసే తప్పులన్నీ, వీళ్ళు చేసిన అవినీతి పనులని చిట్టా విప్పి ఈ రాష్ట్రంలో దోచుకున్న డబ్బంతా కట్టించి ఇదే డబ్బు ప్రజల కోసం ఖర్చు పెట్టేదానికి సిద్ధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడు. चौथी रिपोर्ट ये है कि आप और हम जानते हैं तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर ज़लज़ले की वजह से तबाही हुई है। उस तबाही के लिए मुख्तलिफ तंजीमें जो है मदद फराहम कर रहे हैं। इसी के तहत MSA यानी मसूद अली ख़ान, शाहिद अली ख़ान और अहमद अली ख़ान ग्रुप्स की जानिब से तुर्की के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मदद जो है पहुँचाई जा रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट।
गाजुवाका वैजाग ज़िले से है, जहाँ पर गाजुवाका के जो तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज़ और गौसे आज़म कमेटी की जानिब से भी तुर्की के मुसलमानों के लिए, यानी तुर्की के रहने वालों के लिए, तुर्की के बाशिंदों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मदद जो है, हेल्प की जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट। సిరియాలోని భూకంపం కారణంగా ఆపరేషన్ దోస్త్ భాగంలోని మన ఇండియా నుండి ఎన్నో నిత్యావసర సరుకులు, మెడికల్ వస్తువులు మన గవర్నమెంట్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది. ఆ విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అందులో భాగంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి గాజువాక, విశాఖపట్నం గాజువాక నుండి అజీమాబాద్లోని ముస్లిమ్స్ యూత్ తరఫు నుండి 2 టన్నుల వస్తువులు, మెడికల్ వస్తువులు, బట్టలు మొదలగునవి మరియు 2 లక్షల రూపాయలు నగదు కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ నుండి ఈ వస్తువులు రవాణా చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఈ వస్తు సామగ్రిని టర్కీ సిరియాలకు అందజేసే భాగంలో ఇవాళ ఈ వస్తువులు రవాణా జరగడం అవుతుంది. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाजोवाका के तमाम मुसलमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप तमाम हजरात जानते हैं कि टर्की सीरिया में जो हादसा हुआ, इसके चलते हुए गाजोवाका मुस्लिम फेडरेशन ने कल अंजुमन गौसे पाक की जानिब से कल यहाँ के नौजवान निकले थे कलेक्शन के लिए, ताकि हम उनकी कुछ मदद कर सकें। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह ताउन किया और लगभग 2 टन का ठंड के जो भी लिबास है, स्वेटर, हैंड ग्लोव्स, मंकी कैप्स, जर्किन्स, लगभग 2 टन के कपड़े और बहुत सा पैसा हमें कलेक्ट हुआ, जिसे हम आज टर्की सीरिया के लिए रवाना कर रहे हैं। अंजुमन गौसे पाक तमाम गाजोवाका के मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जो भी मेहनत हम लोगों ने किया, अल्लाह ताला उन तक पहुँचाएँ जो इसके काबिल और उसके ज़रूरतमंद हैं। और आज ये सारा सामान हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम सामान यहाँ से अब जो भी हम रवाना कर रहे हैं, अभी यहाँ से निकल रहा है। लगभग 2 टन का सामान है ये पूरा 2 टन का सामान, जिसमें ब्लैंकेट्स, बच्चों के डायपर्स और जो भी मेडिकल एड जो कुछ भी है, वो पूरा यहाँ से अभी रवाना हो रहा है। आप सब लोग दुआ कीजिए कि ये जो टर्की सीरिया के जो भी ज़रूरतमंद हैं, इन तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज करनूल मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड लेप्रोसी डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से एक रैली निकाली गई। इसकी क़ियादत प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट करनूल मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल ने की। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो लेप्रोसी से होने वाले नुकसानात के बारे में मालूम करें और इसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। आप देखिए ये रिपोर्ट।
आखिरी खबर, आज करनूल डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जो अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में वाक़ है, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना सैयद सलीम अहमद और एडवोकेट सैयद अशफाक हुसैनी ने बातचीत करते हुए बताया कि जो अफराद 2023 हज के लिए रवाना होना चाहते हैं वो इस सोसाइटी की खिदमत हासिल कर सकते हैं। जो अफराद हज को जाना चाहते हैं वो बज़रिया ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 है। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह खादरी को दीजिए इजाज़त। अगले बुलेटिन में हम आपसे मुलाकात करेंगे फिर नई खबरों के साथ। आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी दस्तयाब हो सके। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 2023 में हज को जाने वाले जो हजरात इरादा किए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हज एप्लीकेशंस के ऑनलाइन हो चुके हैं। लिहाजा आज मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में करनूल डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी की तरफ से ऑफिस ओपन हो चुकी है और ये मेंबरान कमेटी आपके खिदमत करने के लिए फिर से जमा हो गए हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि जो हजरात जाने की नीयत किए हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। डॉक्यूमेंट नंबर 1, कलर ज़ेरॉक्स ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज। सेकंड, कलर फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड 2 कॉपीज। नंबर 3, 3.5 एंड 3.5 फ़ोटो का साइज होना ज़रूरी है। नंबर 3, कलर ज़ेरॉक्स ऑफ बैंक पासबुक और कैंसल चेक। ये भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना ज़रूरी है। चौथा, आधार कार्ड ज़ेरॉक्स विथ सेल नंबर हाजी का और उसके साथ साथ हाजी का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट भी देना होगा। नंबर 6, नॉमिनी आधार कार्ड ज़ेरॉक्स विथ रिलेशनशिप एंड सेल नंबर के साथ देना होगा। नंबर 7, वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़ेरॉक्स भी सबमिट करना होगा। और पासपोर्ट ऑनलाइन करने की तारीख़ है, लास्ट तारीख़ 10/3/2023 यानी 10 मार्च 2023 तक आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। पासपोर्ट का वैलिड जो है 3 फरवरी 2024 तक का रहना ज़रूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप हमारे ऑफिस आइए, इंशाअल्लाह हम आपका भरपूर ताउन करेंगे और हमेशा खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। आपके जितनी जल्दी हो सके वो मुलाकात करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अशफाक हुसैनी जॉइंट सेक्रेटरी करनूल डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 को जाने वाले आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बहुत देर के बाद अनाउंसमेंट हज कमेटी से आया है और हमारी ये जो सोसाइटी है तकरीबन 10-11 साल से हम लोग आज़मीन हज की यहाँ मुफ्त खिदमत और इनकी रहबरी कर रहे हैं। इसी तरह से इस साल भी जो है हम पूरी खिदमत और इनकी रहबरी करेंगे। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, जिन डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात उन्होंने दी हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आज़मीन हज से हमारी गुजारिश है कि वो इस हमारे ऑफिस में रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह उनकी तमाम कार्रवाई ऑनलाइन तरीके से यहाँ की जाएगी और कोई भी अगर मसला या कोई आपको डाउट है तो भी हमसे फ़ोन पर रब्ता करके इसकी तफसीलात हासिल कर सकते हैं।